हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टीरियस स्टोरीज़ हिंदी में। और मैं आज आपके लिए कुछ मिस्टीरियस स्टोरीज़ लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। रात के 11 बज रहे होंगे। शहर का एक सुनसान इलाका। वहाँ एक पब्लिक टॉयलेट में दो लड़के। अबे कितना मुतेगा साले, टॉयलेट में बाढ़ आ जाएगी, एक ने दूसरे से मस्ती करते हुए बोला। अबे तुझे क्या दिक्कत है, तुझे नहीं डुबाऊंगा साले, बड़ी देर से रुक रखी थी, चुपचाप मूतने दे। उसने भी वैसे ही जवाब दिया। अबे मुझे क्या, मेरा टॉयलेट थोड़ी ही है, तू पूरा डुबो दे मेरी बला से। ये कहकर वह भी मूतने लगा। तभी उसकी नज़र सामने दीवार पर गई, जहाँ पर किसी ने लिख रखा था, इफ़ यू वॉन्ट हैव फन देन कॉल मी, और नीचे एक मोबाइल नंबर लिखा हुआ था। अबे देख यार, किसी लड़की का नंबर लिखा हुआ है और खुद ही इनविटेशन देकर बुला रही है। अबे आज तो मज़े आ जाएंगे हमारे, उसने चहकते हुए अपने दोस्त से कहा। अबे तू बेवकूफ़ है, ये तेरे जैसे ही किसी लड़के ने लिखा होगा, हमारा उल्लू बनाने के लिए। उसने उसे समझदारी का परिचय दिया। अबे तुझे तो हर बात पर शक करने की आदत है, चल अभी दूध का दूध और पानी का पानी कर देता हूँ। और इतना बोलकर उसने उस दीवार पर लिखा नंबर डायल कर दिया। उसका दोस्त उसे रोकता ही रह गया और तब तक उधर कॉल लग भी गई। उधर से उसके मोबाइल के स्पीकर पर एक लड़की की आवाज़ सुनाई दी। हेलो, हु इज दिस? हाय जाने मन, कैसी हो? लड़की की आवाज़ सुनते ही वो बेशर्मों की तरह दांत निकालकर बेशर्मी पर उतर आई। लगता है बड़ी जल्दी में हो, तभी सीधे जाने मन पर उतर आए। उधर से लड़की की ठंडी आवाज़ आई। और क्या जाने मन, फालतू की बातें करके मैं अपना और तुम्हारा टाइम वेस्ट क्यों करूं भला? बोलो डार्लिंग, कहाँ आना है? वह सच में एक भी मिनट खराब नहीं करना चाह रहा था, इसीलिए सीधे मुद्दे पर आ गया। जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते। उधर से फिर एक सर्द आवाज़ आई। तो फिर तुम यहाँ आ जाओ, उसकी आर्द्रता देखते ही बनती थी। ठीक है, मैं वहाँ आ जाती हूँ। फिर से वही सर्द आवाज़। तुम्हें पता भी है कि हम कहाँ हैं? हाँ, मुझे पता है कि तुम लोग कहाँ हो। लो मैं आ गई। और ये सर्द आवाज़ उसके मोबाइल से नहीं, उसके पीछे से आई थी। और जैसे ही उसने बोला, वहाँ की लाइट जलने और बुझने लगी, जैसे कोई शॉर्ट सर्किट हुआ हो। उस लड़के ने जब वो आवाज़ अपने पीछे से सुनी तो हड़बड़ाकर पीछे मुड़ा, और पीछे का दृश्य देखकर उन दोनों के मुंह से एक भयानक चीख निकल गई। उन्होंने पीछे वो देख लिया था जिसकी उन्होंने अपने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। उन्होंने देखा कि एक 19 से 20 साल की लड़की छत के कुंदे से फांसी लगाकर लटक रही है। सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं, बाल खुले हुए और बिखरे हुए हैं, चेहरा चक सफ़ेद, और खाल बिल्कुल सड़ी हुई, जैसे अभी टपक जाएगी। आंखों के इर्द गिर्द काले घेरे और अंदर से सुर्ख लाल लाल खुली हुई, जो उन दोनों की तरफ ही घूर रही थी। उन दोनों को देखकर उसने अपना मुंह खोलकर अपनी लाल ज़बान बाहर निकाल दी और अपने होठों पर फिराने लगी, जैसे जन्मों की प्यासी हो। उस लड़की को देखकर उन दोनों की टांगें थर थर कांपने लगीं। उन्हें उस लड़की के रूप में साक्षात अपना काल नजर आ रहा था। दोनों वहां से भागना चाह रहे थे, जोर जोर से चीखना चाह रहे थे, लेकिन उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे
उनके पूरे शरीर को लकवा मार गया हो। और इधर वो लड़की छत से नीचे ज़मीन पर आ चुकी थी और धीरे धीरे उन दोनों की तरफ बढ़ रही थी। उसे अपनी तरफ बढ़ता देखकर उनमें से एक ने अपने अंदर बड़ी मुश्किल से हिम्मत इकट्ठा करके बस उससे इतना ही बोल पाया, प्लीज़ हमें छोड़ दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। क्या छोड़ दो तुम्हें? तुम जैसे वासना की पुजारियों को छोड़ दूं? हरामजादो, तुम जैसे हफ्सी दरिंदों ने कहाँ छोड़ा था? जरा सा भी रहम नहीं आया था उन कुत्तों को। मैं कितना रोई थी, कितना गड़गड़ाई थी, लेकिन उन दरिंदों को रहम नहीं आया था। इसी जगह लाकर मेरा रेप करा था उन्होंने, और इसके बाद उन पिशाचियों ने मेरा गला घोंटकर यहाँ लटका दिया था। तब से मैं तुम जैसे वासना की पुजारियों को जहन्नुम का रास्ता दिखा रही हूँ। तुम बस रहम के काबिल नहीं। कुत्तों, तुम सब एक जैसे ही हो और तुम सबकी सिर्फ एक ही सजा है, और वो है मौत। वो अपनी लंबी जुबान को लपलपाते हुए उन दोनों पर टूट पड़ी और फिर वहां पर उन दोनों की बेहद दर्दनाक चीखें गूंजने लगीं। और फिर अगले दिन सुबह स्वीपर जैसे ही अंदर सफाई करने घुसा तो वहां का दृश्य देखकर चीखता हुआ गिरता पड़ता बाहर भागा। अंदर उन दोनों की लाश पड़ी थी, बिल्कुल सफ़ेद, शरीर में खून का कतरा भी नहीं था, जैसे किसी ने सारा खून निचोड़ लिया हो। आंखें खुली हुई और उन आंखों में दुनिया जहां का डर था, और उनकी निर्जीव आंखें सामने ही देख रही थी, जैसे वो अभी भी वहां मौजूद हो, ठीक उनके सामने। आज कई दिनों बाद पूजा ने अपना संडे एंजॉय किया था। नहीं तो जिस तरह से उस लफंगे ने उसका कुछ दिनों से हर जगह पीछा करना शुरू किया था, तो उसे अपने ऑफिस भी मजबूरी में कैब में जाना पड़ रहा था, जबकि उसका ऑफिस उसके घर से पैदल मात्र 20 मिनट ही दूर था। और संडे की छुट्टी वाला दिन उसे घर में कैद होकर बिताना पड़ रहा था। आखिरकार तंग आकर उसने उस लफंगे के खिलाफ 2 दिन पहले ही पुलिस कंप्लेंट लिखवा दी थी, और फिर उधर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और इधर उसे उससे आज़ादी मिली। इसीलिए वो आज बहुत खुश थी। वह अपना संडे बिना किसी खौफ के एंजॉय कर रही थी, और उसने एंजॉय किया भी। वो आज शहर के अलग अलग जगह खूब घूमी, मॉल में, म्यूज़ियम, पार्क में, सब जगह, और हर जगह खूब सेल्फी ली। आखिर उसे सेल्फी लेने की हॉबी जो थी, बस उस लफंगे के चक्कर में उसने कई दिनों से एक भी सेल्फी नहीं ली थी। लेकिन आज उसने उन सब बाकी दिनों की कसर पूरी कर ही ली थी। घर आकर भी उसका सेल्फी का बुखार नहीं उतरा। घर में भी उसने अलग अलग पोज करके 4-5 सेल्फी ले ही ली। अभी वो सेल्फी ले ही रही थी कि तभी उसके मोबाइल की रिंग बज उठी। उसने देखा तो वह उसकी कुली कम सहेली रीना का फ़ोन था। उसने जैसे ही फ़ोन को रिसीव किया, उधर से रीना की घबराई हुई आवाज़ आई, पूजा, पूजा। अरे यार, कुछ बोलोगी भी कि फिर बस पुपू ही करती रहोगी? पूजा ने झुंझलाते हुए बोला, तुझे कुछ पता है? रीना अभी भी डर के मारे हकला रही थी। तू सब कुछ साफ साफ बता रही है कि क्या हुआ है, या फिर मैं फ़ोन काटूं? अब पूजा बुरी तरह से झुंझला चुकी थी। नहीं, फ़ोन मत काट। वो जो लफंगा तेरा पीछा करता था ना, उसने लॉकअप में फांसी लगा ली, और वहाँ दीवार पर तेरे लिए लिख कर गया है कि मैं लौट कर आऊँगा। पूजा, तुम मेरे सिवा किसी और की नहीं हो सकती। मुझे दिन में ही इस बारे में पता चल गया था,
लेकिन तेरा फ़ोन ही नहीं लग रहा था। रीना की आवाज़ में डर और परेशानी अभी भी कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसकी बात सुनकर पूजा भी घबरा गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और उससे क्या बोले। तू ज़्यादा परेशान मत हो, मैं अपना ध्यान रखूंगी। और वैसे भी अब वह मरकर मेरा क्या ही नुकसान करेगा। पूजा ने बड़ी मुश्किल से अपनी डर पर काबू पाकर रीना को समझाने की कोशिश की। ठीक है, फिर तू अपना ख्याल रखना, वैसे भी तू घर में अकेली है। रीना ने ये बोलकर उधर से फ़ोन काट दिया और इधर पूजा का डर और भी बढ़ गया। जैसे ही उसे याद आया कि वो तो आज सच में ही घर में एकदम अकेली है। रात के 11 बजे ना तो वह किसी के घर जा सकती है, ना ही और किसी को बुला सकती है। आखिर में उसने अपने सर को झटक कर डर को दूर करने का प्रयास किया और ध्यान हटाने के लिए उसने अपने मोबाइल की गैलरी खोल ली और उसमें आज दिन भर जो उसने सेल्फी ली थी वो देखने लगी। सारी सेल्फी एक से बढ़कर एक आई थी। अभी वह एक एक करके सारी फोटोज देख ही रही थी कि तभी उसे उनमें कुछ अजीब सा लगा। उसने ध्यान से देखा तो उन सब फोटोज में एक लड़का पीछे बैकग्राउंड में नज़र आ रहा था। वो उसकी हर सेल्फी में नज़र आ रहा था, उन सेल्फीज में भी जो उसने दूसरी जगह पर ली थी। उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई थी, इतनी तेज कि वह उनकी आवाज़ें साफ साफ सुन पा रही थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह लड़का कौन है और उसका पीछा क्यों कर रहा है। उसने डरते डरते उस लड़के का चेहरा देखने के लिए उस पिक्चर को जूम किया तो उस लड़के का चेहरा देखते ही उसके मुंह से एक ज़ोरदार चीख निकल गई। वो चेहरा उस लफंगे का था जो उसका पीछा करता था, जिसके बारे में रीना ने बताया था कि उसने आत्महत्या कर ली थी। वो उस सेल्फी में भी नज़र आ रहा था जो उसने घर पर ली थी। ठीक उसके पीछे जिस सोफे पर वह उस समय बैठी हुई थी। और उस लास्ट वाली फ़ोटो को देखकर पूजा की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसकी दिल की धड़कन बंद हो चुकी थी और आंखें बेजान। ऐसे ही और हॉरर स्टोरी सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में बेल आइकन भी दबाएं, जिससे हमारे वीडियो अपलोड करते ही आपको फटाक से नोटिफिकेशन आए। थैंक यू।